साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों के अंतर्गत पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के भारत में आगमन पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फ्रांसीसियों के भारत में आगमन पर चर्चा करेंगे। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर डेन और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत में देर से आए थे। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें का शासनकाल कई युगांतकारी घटनाओं के लिए याद किया जाता है। लुई 14वें के मंत्री कार्लबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसे कंपनी देश इंडसे ओरिएंटले कहा गया। साथियों, फ्रांस के व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ था, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। साथियों, सन 1669 में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त करके मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वेलिकोंडापुर के सूबेदार शेरखान लोदी से परदुचुरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जिसे कालांतर में पांडुचेरी के नाम से जाना जा गया। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को छीन लिया था, लेकिन 1697 ईस्वी में संपन्न रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया और फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। साथियों, पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। मार्टिन ने भारतीय व्यापारियों और राजाओं के साथ निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करके उनका व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर प्राप्त कर लिया था। सन 1706 ईस्वी में मार्टिन की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी बस्तियों एवं व्यापार के स्तर में कमी आई थी। 1731 ईस्वी में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति के बाद एक बार फिर फ्रांसीसियों में उत्साह दिखने लगा था। साथियों, सन 1706 से 1720 के बीच फ्रांसीसी प्रभाव भारत में कम हो गया था। परिणाम स्वरूप 1720 ईस्वी में कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण स्थापित हुआ। फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार में स्थित माही और 1739 में करिकॉल पर अधिकार कर लिया गया था। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों से की गई थी। राजनीतिक युद्ध इनके लक्ष्यों में नहीं था, इनके उद्देश्यों में नहीं था। फ्रांसीसियों ने किलेबंदी अंग्रेजों और डचों से सुरक्षा के लिए और सिपाहियों की भर्ती अपनी रक्षा के लिए यानी प्रतिरक्षा के लिए किया था। सन 1742 के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों में
युद्ध भी प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्धों को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित क्षेत्र, जिसे कर्नाटक कहा जाता था, पर अधिकार को लेकर इन दोनों कंपनियों में लगभग 20 वर्षों तक संघर्ष होता रहा। कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित मद्रास और पांडिचेरी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बस्तियां थीं। तत्कालीन कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था, जिसकी राजधानी आरकाट थी। साथियों, हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध पर चर्चा करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक माना जाता है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना था। साथियों, बदले में फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्दने के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। इस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय हो गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित भी कर दिया। साथियों, अब हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध पर चर्चा करेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से प्रारंभ होकर 1754 ईस्वी तक यह युद्ध माना जाता है, यह युद्ध होता है। यह युद्ध कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर संघर्ष होता था। चांदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया था। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया था। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन प्रदान किया था। तत्कालीन समय में दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव, जो इंग्लैंड से मद्रास एक किरानी के रूप में आया था, 1751 में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया था। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा था और चांदा साहब की हत्या कर दी गई थी। साथियों, अब हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 ईस्वी से शुरू होता है और 1763 ईस्वी तक यह युद्ध चलता है। कर्नाटक के तृतीय युद्ध का तात्कालिक कारण क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना था। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए और यही पराजय भारत में फ्रांसीसियों के पतन का कारण बना या पतन की शुरुआत थी। 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस प्रकार भारत में फ्रांसीसी शक्तियों की असफलता का प्रमुख कारणों पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रांसीसी सरकार का असहयोग और कंपनी का सामंती स्वरूप फ्रांसीसी शक्तियों की असफलता का प्रमुख कारण बना। इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता और फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले आदि की तुलना में
अंग्रेज सेनापति क्लाइव लॉरेंस आदि अधिक सूझबूझ वाले थे, जिस कारण फ्रांसीसी शक्तियों में कमी हुई और यह भी इनके पतन का कारण बना। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने फ्रांसीसियों के भारत आगमन पर और उनके पतन के कारणों पर चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और तत्कालीन प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।